गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको फॉर्मुलेशन ऑफ लमसम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताऊंगा। एमईएस में कॉन्ट्रैक्ट को 3 स्टेजों में डिवाइड किया गया है। एक प्री कॉन्ट्रैक्ट स्टेज एंड पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टेज। हमारा प्री कॉन्ट्रैक्ट स्टेज है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट का इनलिस्टमेंट, उसका परफॉर्मेंस गारंटी, बीजीबी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, प्रिपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उनका कॉन्ट्रैक्टर का अपग्रेडेशन, डाउनग्रेडेशन, ब्लैक लिस्टिंग ये आता है। और कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन, पेमेंट, AIPs, फाइनल बिल्स, कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट और रिवोकेशन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आता है। पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में टेक्निकल एग्जामिनेशन ऑफ वर्क और बिल्स आते हैं। टेक्निकल एग्जामिनेशन ऑफ वर्क में ST ऑफिस से ST आते हैं, वो टेक्निकली एग्ज़ाम करते हैं वर्क को कि वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट प्रोसीजरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बेस पे वो अपनी ऑब्जर्वेशंस देते हैं। सीरियस केस बनता है, ड्राफ्ट पैरा बनता है, और यदि कॉन्ट्रैक्टर को ओवर पे हुआ है उसका रिकवरी के क्लॉजेस पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है लमसम कॉन्ट्रैक्ट और नंबर 2 होता है मेजरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। जो आज हमारा जो टॉपिक है लमसम कॉन्ट्रैक्ट, वो प्री कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में आता है। लमसम कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली न्यू स्ट्रक्चर के लिए बनाए जाते हैं, जैसे बिल्डिंग या अदर स्ट्रक्चर। तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर एक फिक्स्ड अमाउंट कोट करता है बिल्डिंग के लिए, और उस अमाउंट में उसको जो हमारे स्कोप है उस स्कोप पे उसको कंप्लीट करता है। इसलिए हम लमसम कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि उसमें हम फुल डिटेल स्पेसिफिकेशन दें, डिटेल स्कोप ऑफ वर्क बताएं कि आखिर हमें क्या वर्क चाहिए, उसकी डिटेल्स ड्राइंग होनी चाहिए, पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन उसका एलोबरेट किया हुआ डिटेल में होना चाहिए, और वो सारा हम टेंडर डॉक्यूमेंट में हमें रखना है लमसम कॉन्ट्रैक्ट। जो लमसम कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म है वो IFW 2249 के 2159 के अंडर में आता है। लमसम कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट लमसम कॉन्ट्रैक्ट में लगाए जाते हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट हमारा होता है फॉरवर्डिंग लेटर, टेंडर डॉक्यूमेंट का फॉरवर्डिंग लेटर। उसमें टेंडर इशू डेट रहता है, एक्सेप्टिंग ऑफिसर का एड्रेस रहता है, और परफॉर्मेंस गारंटी रहती है, अर्नेस्ट मनी के बारे में डिटेल रहता है, और जो हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो हाईलाइटेड पॉइंट्स रहते हैं। दूसरा हमारा होता है फिर इंडेक्स सीट। इंडेक्स सीट में हम टेंडर कंटेंट के अकॉर्डिंग उनको सीरियल करते हैं, सीरियल पेज नंबर के अकॉर्डिंग इंडेक्स सीट फिल किया जाता है। थर्ड रहता है हमारा नोटिस ऑफ टेंडर, जो IFW 2162 फॉर्म के अंडर आता है। 2 टाइप के NIT होते हैं, एक अप टू 50 करोड़ और एवव 50 करोड़ के लिए अलग होता है। इसको ENC सर्कुलेट करता है, जैसा हमारा कॉस्टिंग होगा उसके अकॉर्डिंग हम ये NIT सेलेक्ट कर लेंगे। NIT में नेम ऑफ वर्क, एस्टिमेटेड कॉस्ट, कंप्लीशन पीरियड और टेंडर फीस क्या है, उसका टेंडर का इशू एंड रिसिप्ट डेट क्या है, और प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है कॉन्ट्रैक्टर के लिए, अर्नेस्ट मनी कितना है, और G का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर का एड्रेस और उसका कॉन्टैक्ट नंबर रहता है। टेंडर इशू और रिसिप्ट करने की जो टर्म एंड कंडीशंस होती हैं वो NIT में रहती हैं। अगला हमारा है लमसम कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म, जो कि IFW 2159 के अंडर में आता है। उसके अंडर में पहला होता है ऑथराइजेशन पेज, जिसमें टेंडर इशूइंग अथॉरिटी कॉन्ट्रैक्टर को ऑथराइज करती है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करे। फिर अगला होता है हमारा शेड्यूल ए। शेड्यूल ए में
वर्क लिस्ट रहता है और उसकी प्राइजिंग रहती है वर्क की, जो लेटेस्ट SSR पे बेस्ड होती है। तो शेड्यूल ए को हम वर्क की कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैनी शेड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे शेड्यूल ए पार्ट 1, उसमें लमसम पोर्शन रहता है, जैसे बिल्डिंग, वो प्री प्राइज्ड रहता है लेटेस्ट SSR पे और उसकी कॉस्टिंग रहती है उसमें। फिर प्रोविजनल शेड्यूल्स होते हैं, वो मेजरेबल होते हैं, जैसे पार्ट 2 अर्थवर्क एक्सकेवेशन और पार्ट 3 जैसे इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन, पार्ट 4 एक्सटर्नल इलेक्ट्रिफिकेशन, पार्ट 5 इंटरनल वाटर सप्लाई, पार्ट 6 एक्सटर्नल वाटर सप्लाई, पार्ट 7 लाइटिंग प्रोटेक्शन। ऐसे जितनी कैटेगरी बनती हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट की, उनको शेड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं और वो प्री प्राइज रहते हैं। प्रोविजनल शेड्यूल भी प्री प्राइज रहते हैं SSR पे, लेटेस्ट SSR पे। उनका टोटल होता है, उसके लमसम पार्ट और प्री प्राइज शेड्यूल के अगेंस्ट ही कॉन्ट्रैक्टर अपना लमसम अमाउंट कोट करता है। फिर हमारा अगला शेड्यूल रहता है शेड्यूल बी। शेड्यूल बी में हम अगर डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर को मटेरियल इशू करता है, उसका लिस्ट रहता है शेड्यूल बी में। जनरली अभी जो प्रोसीजर है उसमें डिपार्टमेंट मटेरियल इशू नहीं करता है, तो जनरली ये नील रहता है। उसके बाद आता है हमारा शेड्यूल सी। यदि डिपार्टमेंट टूल्स एंड प्लांट्स कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड करता है, तो शेड्यूल सी में टूल्स एंड प्लांट्स का लिस्ट रहता है। जनरली आज का जो कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीजर है उसमें टूल्स एंड प्लांट्स भी डिपार्टमेंट सप्लाई नहीं करता है कॉन्ट्रैक्टर को, तो ये भी नील रहता है। अगला होता है हमारा शेड्यूल डी। शेड्यूल डी में ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल यदि डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर को इशू करता है तो उनका लिस्ट रहता है। ये जनरली आज के कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीजर में वो भी नील रहता है, कॉन्ट्रैक्टर अपने अरेंजमेंट पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट करता है। फिर हमारा आता है BOQ। BOQ को बिल ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं, क्वांटिटीज़। उसमें हमारा लमसम कॉन्ट्रैक्ट और प्रोविजन शेड्यूल्स BOQ में हम डालते हैं उनको, और उनका प्री प्राइजिंग किया हुआ अमाउंट डालते हैं। और जो हमारे स्पेशल आइटम्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में जो SSR में नहीं, उनको हम BOQ में डालते हैं। फिर अगला हमारा होता है टेंडर पेज। टेंडर पेज में इशूइंग अथॉरिटी के बारे में रहता है, और हमारा जनरल कंडीशन जैसे 2249 है उसका डिटेल रहता है, उसमें अमेंडमेंट हुआ है तो वो रहता है। और लेटेस्ट SSR पार्ट 1 पार्ट 2 रहते हैं, उनके अमेंडमेंट के बारे में रहता है। और वाटर सप्लाई का डिटेल रहता है कि MES या डिपार्टमेंट सप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। और परफॉर्मेंस गारंटी का अमाउंट रहता है, और डेविएशन लिमिट रहती है। और आर्बिट्रेशन के लिए ऑथराइज डिजिग्नेशन का डिटेल रहता है। यदि हमारा कॉन्ट्रैक्ट आर्बिट्रेशन में जाता है तो हमारे टेंडर पेज में रहता है कि कौन आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेगा। फिर अगला हमारा होता है एक्सेप्टेंस पेज। एक्सेप्टेंस पेज में जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट एक्सेप्ट किया जाता है फाइनल, वो अमाउंट रहता है। और कॉन्ट्रैक्टर का सिग्नेचर रहता है, उसका नाम रहता है, और उसकी कैपेसिटी रहती है, वो प्रोप्राइटर है या पार्टनर है। और 2 विटनेसेस रहते हैं, उनका फुल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, और एक्सेप्टिंग ऑफिसर का सिग्नेचर रहता है। फिर अगला हमारा आता है जनरल कंडीशन एंड कॉन्ट्रैक्ट IFW 2249 और मिनिमम फेयर वेजेस के बारे में रहता है। उनमें 2249 बेस्ड हमारा टेंडर बना होता है, तो उसका कितना अमेंडमेंट है और मिनिमम फेयर वेजेस का कितना अमेंडमेंट है और उनका एप्लीकेबल कैसे है, वो डिटेल रहता है। फिर उसके बाद हमारा आता है स्पेशल कंडीशंस। स्पेशल कंडीशन में हमारा वर्क सिचुएशन क्या है ग्राउंड पे, और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज क्या है, वाटर सप्लाई चार्जेस क्या है, जो हमारा वर्क जहाँ होना है वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में है या नॉन रेस्ट्रिक्टेड एरिया में है, उसके बारे में डिटेल रहता है। और हमारा टैक्सेस रिम्बर्समेंट के बारे में डिटेल रहता है। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड रहता है। सैंपल अप्रूवल के बारे में रहता है, जो मटेरियल यूज करते हैं उसका सैंपल अप्रूवल कैसे करना है उसके बारे में रहता है। और हमारा एस्केलेशन रहता है।
अगर हमारा पीडीसी टाइम 2 साल से ज़्यादा है तो एस्केलेशन क्लोज रहता है। और हमारा यार्डिस्टिक रहता है, जो लमसम पोर्शन है वो जैसे बिल्डिंग है उसका डिटेल एस्टिमेट करके उसको हम परसेंटेज वाइज उसको हम डिवाइड कर देते हैं और वो यार्डिस्टिक हम इसमें डालते हैं। वो पेमेंट के टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर की प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग वो यार्डिस्टिक का यूज करके उसको कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर सकते हैं। और इसमें रोड रोलर का आउटपुट का क्या कांस्टेंट है वो भी रहता है स्पेशल कंडीशन में। फिर अगला हमारा आता है पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन। पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन में कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन से फिनिशिंग तक का डिटेल स्पेसिफिकेशन दिया रहता है, जैसे सीमेंट, स्टील, अर्थवर्क, जॉइनरी, वाटर सप्लाई, रोड, एसी, लाइटिंग प्रोटेक्शन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिफिकेशन, इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन, पेंटिंग, अदर जितनी भी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उस वर्क को उन सारी कैटेगरी का डिटेल स्पेसिफिकेशन रहता है। सीमेंट को कैसे एक्सेप्ट करना है, सीमेंट एक्सेप्टेंस और स्टील एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया दिया रहता है, उनका टेस्टिंग का बारे में दिया रहता है, कैसे टेस्टिंग करानी है और किन लैबों से करानी है उनका, और सप्लायर कौन होंगे उनका पूरा डिटेल रहता है। और फिर लिस्ट ऑफ ड्राइंग होता है। लिस्ट ऑफ ड्राइंग 2 टाइप की ड्राइंग होती हैं, एक तो वर्किंग ड्राइंग होती है और एक टाइपिकल ड्राइंग होती है। टाइपिकल ड्राइंग किसी भी एमईएस ऑफिस में मिल जाएगा या आप कंसर्न ऑफिस से ले सकते हैं। वर्किंग ड्राइंग कॉन्ट्रैक्ट के साथ अपलोड किया जाता है, उसके साथ अटैच रहता है। और लिस्ट ऑफ मेक होता है, जो भी मटेरियल उसमें यूज होगा कॉन्ट्रैक्ट में उसके लिए कमांड और ईएनसी वो दोनों उनके मेक अप्रूव करती हैं मटेरियल के, तो उनका लिस्ट रहता है। मिनिमम 3 मेक होने पे उस लिस्ट में उस मटेरियल का मेक देना है। अगर उनके 3 मेक अप्रूव नहीं है कमांड से या ईएनसी से तो उसका जेनरिक डिस्क्रिप्शन रहता है जो कंसर्न जी अप्रूव करता है फिर उस मटेरियल को। ये पूरा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद इसको हम ऑनलाइन डिफेंस प्रोक्योरमेंट पे अपलोड करते हैं और वहाँ से कॉन्ट्रैक्टर हमारी डिटेल स्पेसिफिकेशन टेंडर को डाउनलोड करके उसको रीड आउट करता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी कोटिंग करता है कॉन्ट्रैक्ट की। लमसम अमाउंट जो लमसम शेड्यूल होता है, पार्ट 1 और प्रोविजन शेड्यूल्स होते हैं उनके अगेंस्ट वो अपना लमसम अमाउंट कोट करता है। और जो स्पेशल आइटम्स होते हैं उनके लिए वो डायरेक्टली अमाउंट कोट करता है। प्रोविजन शेड्यूल्स और लमसम शेड्यूल जो होता है उस पर BOQ ऑटो परसेंटेज जनरेट कर देता है, जो बाद में एग्जीक्यूशन के टाइम पे यदि कोई डेविएशन इशू होता है तो उसमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही डेविएशन पे करना है, उसके लिए परसेंटेज का यूज होता है। मुझे उम्मीद है आपको हमारा वीडियो देख के कुछ नॉलेज मिला होगा और आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।